A big hello to everyone and welcome to PW Only IAS. So in the previous class related to environment and ecology, we have discussed about the protected areas. हमने डिफरेंस देखा, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं, उन्हें कैसे नोटिफाई किया जाता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत किस तरीके से इन नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बनाया गया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन और मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन प्रोस्पेक्ट्स को। बट बिफोर वी मूव ऑन, यू कैन एनरोल विद आवर न्यू बैचेस दैट आर गोइंग ऑन, जैसे कि आप संकल्प, टाइटन, सृजन, बहुत सारे ऐसे बैचेस हैं। अगर आप 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं या आप अभी कॉलेजेस में हैं तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल विद आवर बैचेस एंड जो भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद आवर टीम and the number is given at your screen. So let's now start with our lecture. When it comes to environment degradation, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं what exactly this environment degradation is all about. देखिए, when it comes to the planet Earth, जब हम इस धरती को देखते हैं, when it comes to the planet Earth, this planet Earth has numerous resources. ये जो धरती है हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ This planet has the presence of flora and fauna. और इस पूरे planet Earth के ऊपर अगर आप देखेंगे तो this Earth has an intricate balance. ये सब चीजों का एक बैलेंस है जो कि बना हुआ है, जिसकी वजह से this Earth provides opportunities for us for the perpetuation and continuation of life. इस धरती के ऊपर लाइफ का सर्वाइवल, परपेचुएशन, क्रिएशन, कंटिन्यूएशन इस वजह से है क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब एक बैलेंस्ड मैनर में उपलब्ध हैं। बट यहां पे आप एक चीज जानेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये जो एक बैलेंस है उसके अंदर चेंज आता जा रहा है। हम इस बैलेंस को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और ये जो बैलेंस है नेचुरल कारणों से भी बिगड़ सकता है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं दे आर क्रिएटिंग इम्बैलेंस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ as far as these resources are concerned, flora and fauna are concerned. जैसे हम बात करें कि जो ये रिसोर्सेज हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोगों ने क्या किया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया। नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उसके साथ साथ फ्लोरा के अंदर और फोना के अंदर हमें देखने को मिला डिग्रेडेशन। या हम इनकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, बहुत सारा ऐसा वाइल्ड लाइफ है जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। एंड जैसा कि आपने IUCN के अंदर पढ़ा था कि जो रेड पेजेस हैं उनका नंबर, उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मोर ऑफ द स्पीशीज आर कमिंग अंडर एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्राइटेरिया। मोर ऑफ द प्लांट्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इस वजह से दिस अर्थ हैज सीन द इम्बैलेंस, और इसका जो इंट्रिकेट बैलेंस है वो खराब होता जा रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कारण कौन है, ह्यूमन एक्टिविटीज। इसी इम्बैलेंस को देखते हुए हम देखते हैं कि जो हमारा ये एनवायरनमेंट था, जिस एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज, फ्लोरा, फौना सब उपलब्ध थे, उनका जो बैलेंस था वो बैलेंस अगर खराब होगा तो इट विल लीड टू द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। सो जो ये वर्ड है ना एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी तब ये बात की थी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। जब हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, ये जो तीन चीजें हैं जो कि, और फोर्थ इसके अंदर अगर हम काम कर लें, ऐड कर लें लैंड को भी, तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, these abiotic factors are getting impacted, they are getting degraded. इनके अंदर पोल्यूशन देखा जा रहा है, air is getting polluted and you know the air quality index of recent times when I'm recording this video, air quality index is way higher, right? The average air quality of Delhi at this point of time is more than 480. So that is something we have done with the human intervention, with the activities of humans such as industrialization, rapid urbanization, vehicular emission, in सब की वजह से air is getting polluted and we are discharging lots of pollutant in the water as well. So air pollution, water pollution, soil pollution, land degradation, these are certain problems that we are facing in the recent times.
इस वजह से जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होता जा रहा है। इसी कारण से इस चैप्टर के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंट अगर डिग्रेड होता है तो व्हाट वुड बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इज एन अम्ब्रेला टर्म व्हिच इंक्लूड्स द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, depletion of natural resources. It includes the pollution in the soil, air and water. It includes degradation of land as well. So ये सारा मिल के इस पूरे environment को क्या करता जा रहा है, degrade कर रहा है, which is creating imbalance on this planet Earth. So let's see the definition first related to this environment degradation. It refers to the deterioration of the environment. It refers to the deterioration of the environment due to the depletion of resources, चाहे वो air है, water है या soil है, as well as the disruption of ecosystem, चाहे हम flora की बात करें या fauna की बात करें, and the loss of biodiversity. It is defined as any undesirable change or disturbance to the environment. So these are something we call as undesirable changes. Environment degradation is something which we call as undesirable changes. Undesirable changes, and these undesirable changes are leading to the disruption of environment, and that is what we term as environmental degradation. तो सबसे पहले हमने समझा कि इस पूरे अर्थ के ऊपर एक बैलेंस है, रिसोर्सेज का, फ्लोरा फोना, इकोसिस्टम्स आर मैनेज्ड, बट when it comes to the resources, we are over exploiting them. When it comes to the soil, air, water, they are getting depleted in terms of pollution. When it comes to land, land is being degraded because of the changing land use pattern. यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं, जो लैंड यूज पैटर्न है उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस वजह से ये सारा का सारा प्रोस्पेक्ट आपके सामने आता है कि हाँ जी, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। Now let's come to the other part of this complete chapter, where we need to first differentiate between environmental pollution as well as the environmental degradation. The definition here says, when we will introduce some harmful substances into the environment and जो कि इस पूरे के पूरे environment को degrade करेगा या pollute करेगा, उसे हम environmental pollution कहते हैं। जब अगर मान लीजिए हर बार आप एक चीज को समझिए, दिस नेचर हैज अ रीजनरेटिव कैपेसिटी, दिस अर्थ हैज अ रीजनरेटिव कैपेसिटी। मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक पोल्यूशन किया, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट किया, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को जनरेट करने के बाद अर्थ के पास ही कैपेसिटी है कि उसको वो क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। बट जिस रेट से आप ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और जिस रेट से अर्थ की कैपेसिटी है उसको डिकम्पोज करने की, वहां पे अगर डिफरेंस आएगा तो वो पर्टिकुलर बचा हुआ भाग पोल्यूटेंट की तरह काम करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पानी के अंदर यस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, इफ वी आर ड्रिंकिंग वाटर वी नीड मिनरल्स बिकॉज पानी हमारी मिनरल नीड को पूरा करता है। बट इफ सम ऑफ द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वाटर इन एक्सेसिव अमाउंट, दैट विल बिकम अ पोल्यूटेंट फॉर अस। एयर के अंदर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड या डस्ट पार्टिकल ले लो आप, डस्ट पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड। व्हाई इज इट सो? बिकॉज वो डस्ट पार्टिकल्स क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन में काम करते हैं, बट उनका एक्सेसिव अमाउंट, द रेट ऑफ रिलीज इनटू दैट एनवायरनमेंट इट विल इंक्रीज, विल कॉल इट एज अ पोल्यूटेंट। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर हियर। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन मींस वी आर एडिंग सम हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट एट अ फास्टर रेट, जो कि हमारी अर्थ की रीजनरेटिव कैपेसिटी से क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा है, then it is going to pollute the environment at large extent. Then secondly, what is environment degradation? This is a long term reduction in the quality. As I have mentioned earlier even, that environment degradation is a big term, is an umbrella term which will include the depletion of the natural resources, but this depletion of natural resources will not be a short term phenomena, this will be a long term phenomena, because आज हम उन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे वो रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइट होते होते किसी दिन डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दैट इज समथिंग वी कॉल एज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म चेंजेस दिखाई देंगे, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म क्वालिटी ऑफ दिस जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड होती हुई दिखाई देगी।
चाहे वो उसकी कॉम्पोजिशन है, चाहे उसका नेचुरल इकोसिस्टम है, उसका इम्बैलेंस हो जाना, that would be termed as an environment degradation. So I can say very primarily here that this environmental pollution is nothing but one of the subset to the environment degradation. But now when it comes to the causes of both these things, environment pollution के जो causes होंगे वो भी यहाँ पे आएंगे ही, but still some of the causes that we specifically mention for the environment pollution here is the industrial emission, is the vehicular emission. Think of this in a pattern that if you see the air, जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इंडस्ट्रियल एमिशन कर रहे हैं, वेहिकुलर एमिशन कर रहे हैं. एंड अगर हम वाटर की बात करें, इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज जो है वो कहां जा रहा है? पानी में जा रहा है. ये सारे एस्पेक्ट्स कहां पे आपको दिखाई देंगे? ये आपको कारण बनेंगे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने का. ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपने ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया रिसोर्सेज का, जैसे जैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा रिसोर्सेज का, जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. दैट विल लीड टू दी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसमें आपको पॉपुलेशन की ग्रोथ. क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ? बिकॉज दिस पॉपुलेशन विल लीड टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, दैट विल क्रिएट द नेचुरल इम्बैलेंस. एंड मोर ओवर the practices that is being done by the humans these days, specifically we are using excessive amount of fertilizers in agriculture. This is an unsustainable practice, will eventually lead to the land degradation, will eventually lead to the soil degradation. This is something which is the part of environment degradation. So environment degradation is a big term where the long term phenomena, if you will see, so environmental pollution, it will occur for a longer duration, then it will cause the environment degradation at a large extent. Then types. When it comes to the types, environmental pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, light pollution, they are the part of the environment pollution. But when it comes to the environment degradation, it is deforestation. उसका इम्पैक्ट आज नहीं दिखाई देगा, लॉन्ग टर्म में हमारी आने वाली जनरेशंस देखेंगी. लैंड डिग्रेडेशन, उसका इम्पैक्ट आज नहीं दिखाई दे रहा. आज तो हम चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस धरती ने देयर इज इनफ फॉर द ह्यूमंस नीड बट नॉट फॉर ह्यूमंस ग्रीड. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से the sustainable practices are required as far as the environment protection and conservation and management is concerned. Then biodiversity loss, ये आज आपको इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. आपके लिए तो ये सिर्फ क्या है, एक किताबी ज्ञान है जहां पे आपको लगता है कि ठीक है 2-3 प्राणी चले गए तो क्या ही होगा. बट हर इकोसिस्टम में हर प्राणी का, हर प्लांट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है. और जैसे जैसे वो प्राणी या वो प्लांट या वो फ्लोरा उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट होता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. दैट वुड बी समथिंग वी कॉल एज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में आप किसको देखेंगे? डिफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो यहां पे मैं पहले ही एक चीज का क्लासिफिकेशन कर देता हूं. व्हेन इट कम्स टू द environment pollution, it is a short term phenomena which has a long term impact of environment degradation. अब environment degradation का मतलब यह है कि ये इतना आसानी से अब वापस इंप्रूव नहीं होगा. एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, रुक जाएगा, बट अगर एक बार लैंड डिग्रेड हो गया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग लॉस फॉर द ह्यूमैनिटी. एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. सेकेंड, अगर हम बात करें डिफोरेस्टेशन, biodiversity loss, these all things are biodiversity loss, these all things are nothing but the part of environment degradation. But when it comes to the environment pollution, we are polluting our air, we have made this air unbreathable, we have made this water undrinkable, and we have created the noise pollution, we have created the light pollution. So this is something is the biggest difference between environment degradation and environment pollution. Impact में अगर देखें तो environment pollution का impact directly आपको health के ऊपर दिखाई देगा. We call it as health impact. जहां पे air pollution होगा तो respiratory illness, water pollution के कारण अगले चैप्टर में हम देखेंगे बहुत सारे डिजीजेस हैं जैसे कि फ्लोरोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम. लेड की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपको अलग डिजीज दिखाई देंगी. मरकरी की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो मीना माथा डिजीज दिखाई देगा. इताई डिजीज दिखाई देंगी. ये सारे किसके भाग हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के. एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए आप एसिड रेन, स्मॉग,
oil spill, plastic pollution. We have introduced plastic in this ecosystem, right, which is becoming a major cause of concern to us. Solution क्या है? Circular economy. Solution यहाँ पे है circular economy. Circular economy का मतलब ये है कि हम इनका recycling increase करें. Reduce, reuse, recycle, recover. ये 4R strategy हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम ओवरऑल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन, सॉइल सैलिनाइजेशन, इनका क्या प्रोस्पेक्ट है, इसको कैसे रोका जाएगा? इसके लिए यू नीड द कंजर्वेशन एफर्ट्स, यू नीड द रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स, you need the responsible resource management and sustainable development. This is the major difference between environment degradation and environment pollution. इस चैप्टर में हम डिग्रेडेशन की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम पोल्यूशन की. तो चलिए सबसे पहले हम अब देखते हैं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का एस्पेक्ट क्या है. जहां पे आपको पहला एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का पार्ट दिखाई देगा, वी कॉल इट एज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की जो डेफिनेशन है, दैट इज बीइंग गिवन टू अस बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच डिफाइंस डिफॉरेस्टेशन एज conversion of forest land due to natural or anthropogenic causes. For our purposes, if we are converting these lands for the non-forest purposes, let's say if this is an area which is having full of forest, and if we are converting this land, conversion of this land due to conversion of this land for non-forested purposes, then it is termed as deforestation. तब इसे हम क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे. और यही डिफॉरेस्टेशन के लिए सेम लैंग्वेज भारत के अंदर जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 आया, उसके अंदर भी लिखा गया, when someone is trying to deforest that area, someone is trying to converting that forested land for the exploitation of resources, for the resource exploration, for the industrial activities such as mining, then that prospect will be termed as deforestation. And this definition is given by FAO, Food and Agricultural Organization. अब ये क्यों होता है? क्योंकि पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इंडोनेशिया का रीजन, कोंगो बेसिन, जहां पे लार्ज स्केल पे जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लियर किया जा रहा है ताकि हम वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकें, ताकि वहां पे हम पाम ऑयल का कल्टीवेशन कर सकें, सोयाबीन डेवलप कर सकें और कैटल रेंचिंग कर सकें. ये स्पेसिफिकली क्यों लिखा गया? क्योंकि रिसेंट टाइम्स में अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर बहुत बार देखा गया कि फायर जनरेट हुई. जब अमेज़न के अंदर फायर हुई तब उससे ये जाना गया कि हाँ जी, इस फायर को कैसे मैनेज किया जाए. मैनेज करना तो बहुत दूर की बात है, बट क्यों हुई? क्योंकि एक ऐसा रीजन जहां पे फॉरेस्ट फायर इज अ वेरी वेरी अनकॉमन फिनोमिना, बिकॉज वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, वहां पे रबिंग नहीं होती है, वहां पे ड्राइनेस नहीं है. बट बाद में ये देखा गया कि इन फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है ताकि वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सके, वहां पे ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट किया जा सके ताकि कैटल रियरिंग हो, कैटल रेंचिंग हो एंड डेयरी इंडस्ट्री डेवलप हो सके. दिस इज द मेजर रीजन. एंड यही वो रीजन है जिनको हम लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं. दे आर प्रोवाइडिंग अस विद द गुड चंक ऑफ ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर, राइट. एंड अगर हम स्टेटस ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, मोर देन हाफ of world's forests are in only 5 countries, जैसे कि रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना. दोबारा ध्यान से देख लीजिए, रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएस एंड चाइना. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020, 10 million hectares of forest were lost every year between 2015 and 2020. 10 मिलियन फॉरेस्ट हर साल लूज हुए जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज. नाउ लेट्स कम बैक एंड डिस्कस
व्हाट आर द मेजर कॉजेज बिहाइंड दिस डिफोरेस्टेशन? बहुत ही आसान है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। वन वी कॉल एज द नेचुरल कॉजेज। सबसे पहले यहां पे इसको, इस स्लाइड को पूरा कर देते हैं, जहां पे एफएओ की डेफिनेशन कहती है कि फॉरेस्टेड लैंड को अगर आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, देन इट इज टर्म्ड एज डिफोरेस्टेशन। एंड दिस डिफोरेस्टेशन में जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जहां पे आपको ये दिखेंगे, दैट इज रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएस एंड चाइना। एंड यहां पे आपको 10 मिलियन हेक्टेयर लैंड का लॉस दिखाई दिया फ्रॉम 2015 टू 2020। दिस इज द आइडिया बाय स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है सर, ये लैंड, ये जो फॉरेस्ट है, इसका डिग्रेडेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ। बट व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? जब आप इनके रीजंस देखेंगे तब आपको एहसास होगा द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलरली इज कैन बी क्लासिफाइड एज, अगर कॉजेज देखेंगे तो कॉजेज को आप दो भागों में बांट देंगे। समथिंग वी कॉल एज नेचुरल कॉज एंड सम वी कॉल एज एंथ्रोपोजेनिक, जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं। अब इन कॉजेज में देखें, अगर मान लीजिए थंडरस्टॉर्म्स होता है, लाइटनिंग होती है, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगती है, एक कारण हो गया। स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो गया वेजिटेशन। सेकंड, अगर कोई इंफेक्शियस डिजीज का आउटब्रेक हो जाता है और उस पूरे जंगल के अंदर वो डिजीज फैल जाती है, देन इट ऑल्सो लीड टू दी क्लियरेंस ऑफ दैट एंटायर फॉरेस्ट। ठीक है सर। और पर्टिकुलरली इन फॉरेस्ट विद मोनोकल्चर्स और वीकेंड इकोसिस्टम, ऐसे जंगल जहां पे एक ही तरीके का पेड़ है ना, तो वहां पे अगर एक पेड़ को डिजीज हुई तो सबको हो जाएगी, तो वहां पे ये आउटब्रेक हो जाएगा। देन थर्ड इज द क्लाइमेट इवेंट्स सच एज नेचुरल डिजास्टर्स, साइक्लोन्स आ गए, हरिकेन्स आ गए, है ना, उसके साथ साथ टोर्नेडोज, फ्लड्स, एज वेल एज सम अदर डिस्ट्रक्शंस जैसे कि क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स, दे माइट ट्रिगर द डिफॉरेस्टेशन लाइक एक्टिविटीज है। तो यहां पे हम तीन भागों में देखते हैं नेचुरल के अंदर। इफ यू विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द फॉरेस्ट फायर्स, second you will see the disease outbreak, and third you will realize the aspects related to forest fire, disease outbreak as well as natural disasters. But when it comes to the anthropogenic region, they are comparatively more, जहां पे हम रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के लिए, वुड हार्वेस्टिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग के लिए, तो ये चार तो आपको एकदम याद होने चाहिए कि सबसे पहले जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे खाने की डिमांड बढ़ेगी, तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होगा। इस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के लिए डिफोरेस्टेशन किया जाता है। दूसरा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग लाइक एक्टिविटी फॉर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन दैट इज ऑल्सो नीडेड। ठीक है। थर्ड, अगर हम यहां पे देखते हैं जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में आएगा, दैट इज द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस सच एज फ्यूल वुड। जो लकड़ी है उसका क्या किया जाता है, उसको काटा, उसके लिए हम डिफोरेस्टेशन करेंगे। फोर्थ, यहां पे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के अंदर आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को भी एक भाग मान सकते हैं। देन वुड कटिंग इंडस्ट्री, जिसको हम लंबरिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, लंबरिंग इंडस्ट्री, इसके एक्सपेंशन के कारण भी डिफोरेस्टेशन लार्ज स्केल पे होता है। और उसके साथ साथ फ्यूल वुड कलेक्शन, देन इलीगल लॉगिंग एंड लैंड ग्रैबिंग। These are the major anthropogenic causes for the forest degradation. But in degradation को तो हमने समझ लिया, इसके साथ साथ इनके consequences भी बहुत बहुत ज्यादा हैं। Primary consequence is when you deforest a land, the biodiversity of that region will be lost. So loss of biodiversity can be seen. क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ
that are dependent entirely upon these forests for their survival, they will be lost, extinct होने लगेंगे, right? And इसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड WWF जो लिविंग रिपोर्ट है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है, वो कहती है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैव डिक्लाइंड बाय एन एवरेज ऑफ 69% इन द पास्ट 50 इयर्स। ये वाइल्ड लाइफ जो एक्टिविटी है, जो ये वाइल्ड लाइफ जितना भी है वाइल्ड लाइफ है, इसका जो डिक्लाइन हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। क्योंकि जब भी हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा तो डेफिनेटली इनके लिए रहने की जगह नहीं होगी, और जब ये एक्सटिंक्ट होते रहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, राइट? देन उसके बाद ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, इसको याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधा मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो जब हम इसको एक पूरे भाग में यहां पे बना रहे हैं, तो यहां पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि इसको हम इस तरीके से एक फ्लो चार्ट में भी बना देते हैं, ताकि 1 पेजर नोट्स आपके लिए रेडी हो जाएंगे। व्हेन इट कम टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो आप देखेंगे एक चीज को, पहला कॉन्सिक्वेंस दिखाई देगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस। जब हैबिटेट लॉस होगा तो इसकी वजह से आपने देखा कि 69% of wildlife have declined. Wildlife declined in past 50 years. Declined in past 50 years. एक भाग आपको यहां पे दिखाई दिया इसका इस रूप के अंदर। देन सेकेंड पार्ट अगर आप यहां पे देखते हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज रिस्क। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप जानेंगे कि जो ये फॉरेस्ट हैं, दीज फॉरेस्ट एक्ट एज अ कार्बन सिंक। ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, और जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा, ये जो कार्बन सिंक है ये खत्म होते रहेंगे। इसकी वजह से भी आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखाई देगा इसके ऊपर, इस इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम यहां पे भी बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि according to the estimates 289 million hectare of forest would be deforested in the tropical region alone. In the tropical region alone. This is also the state of world's forest report, जिसने यही बताया हमें कि 10 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो लॉस हो चुकी है, ठीक है? उसके बाद द ग्रीन हाउस गैस टोटल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गीगाटन्स, ये चलो हमें पता है। नेक्स्ट इंपैक्ट वुड बी द सॉइल डिग्रेडेशन। द नेक्स्ट इंपैक्ट हियर वुड बी द सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको एक ऐसे पार्ट में समझेंगे कि व्हाट अ ट्री कैन डू, एक ट्री क्या करेगा, वो एक इस भाग के अंदर, वो इस भाग के अंदर जो हमारा सॉइल है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और न्यूट्रिएंट रिचार्ज करता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और रिचार्ज करने के अंदर ये काम आता है। दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, राइट? देखिए कैसे, मान लीजिए इफ यू हैव अ फॉरेस्ट हियर, if you have a tree, now somebody will ask you how these forest ecosystems are going to help you. So these trees are going to fulfill the sustainable development goals, even SDG 1 हुआ जैसे, ठीक है? नो पॉवर्टी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। SDG 2 जीरो हंगर, फ्लावर सीड्स, इन सब से आप हंगर दूर कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स हैं यहाँ पे, राइट? ये जो पेड़ है ये वाटर को रिचार्ज करेगा, ये यहां की सॉइल को इरोड होने से बचाएगा। सॉइल इरोजन से क्या करेगा? प्रिवेंशन देगा। सॉइल इरोजन को क्या करेगा? प्रिवेंट करता है, राइट? सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। उसके बाद इसका जो इवेपोट्रांसपिरेशन होके माइक्रो क्लाइमेट का रेगुलेशन है वो ये करता है। माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेट करेगा इस रीजन का। उसके साथ साथ यही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन का सिंक भी करेगा, यही पेड़ न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग भी करेगा, यही पेड़ इस सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड भी करेगा। सो देयर आर सो मेनी यूटिलाइजेशंस, यूसेस दैट यू कैन फाइंड आउट ऑफ अ ट्री, सिंगल ट्री। सो एक फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट क्रिएट कर देता है। तो सॉइल डिग्रेडेशन जो आप यहां पे देख सकते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन विल इंक्रीज द सॉइल इरोजन, disrupt nutrient cycle,
loss of vegetation will expose the soil to the for the erosion prospects by the rainwater or the river, or you can say the other physical agents. ठीक है, जैसा माइनिंग एक्टिविटी में देखा हमने, अरावली में माइनिंग होती है, डिफोरेस्टेशन हुआ, उसकी वजह से थार डेजर्ट का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. लैंड डिग्रेडेशन इज अनदर एस्पेक्ट हियर. सो सॉइल सैलिनिटी, देन लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि एक इकोसिस्टम है, उसकी बहुत सारी सर्विसेज हैं. लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज, ये कोई भी एक इकोसिस्टम जो होता है प्रोविजनिंग सर्विसेज देता है, यानी इट प्रोवाइड्स अस विद समथिंग, देन इट इज प्रोवाइडिंग अस विद द रेगुलेटिंग सर्विसेज, राइट, it is providing us with the cultural services, and at the base it also provides the support services. ये सारी की सारी सर्विसेज क्या होंगी, डिसरप्ट हो जाएंगी. देयर विल बी डिसरप्शन हेयर, डिसरप्शन हो जाएगा इन सर्विसेज का, जो कि आप यहां पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं. डन. नेक्स्ट भाग में अगर हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर कि यहां पे कटिंग होती है फॉरेस्ट की, तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स आपको दिखते हैं. हैवी लॉगिंग इक्विपमेंट कंप्रेसेस द सॉइल. अगर आप वुड कटिंग कर रहे हैं तो वो सॉइल को कंप्रेस करेगा, जिससे सॉइल हार्ड हो जाएगी, रेन वाटर रन ऑफ होने लगेगा और फ्लड आने लगेगी. कुछ रूट्स जो हैं जो कि सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, अगर वो टॉप सॉइल इरोड हो गई तो वो स्पीशीज जो यहां पे सर्वाइव करती हैं उनका भी क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन. तो बायोडाइवर्सिटी लॉस आपको दिखाई देगा. प्लांट जो हैं वो मॉइस्चर को इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू क्लाइमेट में भेजते हैं, जो कि माइक्रो क्लाइमेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है. ड्रॉट लाइक सिचुएशंस विल बी इंक्रीज्ड. सो ये तो भाग है ही कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर, बट उसके साथ साथ हम ये क्यों भूल जाते हैं कि यहां पे इस फॉरेस्ट के ऊपर, जो ये फॉरेस्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी जो लोकल इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर भी तो क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा. इंपैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज, क्योंकि इनका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा. इनका जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो इनके रिहेबिलिटेशन के लिए आपके साथ एक सबसे बड़ी समस्या आएगी, दैट इट अकर्स विद द, इट इनकर्स द सोशल कॉस्ट. इसके अंदर सोशल कॉस्ट भी तो एसोसिएटेड है. और ये तो है ही, एक फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन के कारण जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी खत्म हो जाती हैं. जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन में प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स भले ही हो, बट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं. जैसे कि डिफॉरेस्टेशन इन द कॉन्गो बेसिन नाउ थ्रेटन्स द लाइवलीहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल. क्योंकि जो ये ट्राइबल्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात किया, these communities are living in a harmonious manner with these forests. Yes, they do collect the minor forest produce, but they allow these forests to regenerate them as well, because they know a fact their livelihood is entirely depending upon these forests. If it is so, eventually they are going to utilize these forests sustainably, because they are protecting these forests from generations to come. And they will protect these forests because they're for their future generations as well. So we need to understand, we are just running after the short-term gains and forgetting about the long-term sustainability of these forests. That is where the major consequence comes in the picture, right? Now let's come back and discuss the idea related to the case study. Amazon rainforest के अंदर, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, they are termed as the lungs of the earth. ठीक है, कैटल रेंचिंग, और उसके साथ साथ यहां पे एक बात और आप ऐड कर लेना, सोयाबीन का एग्रीकल्चर किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, जिसके लिए इन फॉरेस्ट को डिग्रेड किया गया. सो दिस इज द आइडिया. बट व्हाट शैल बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस? वे फॉरवर्ड इज सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट टू अस, राइट? कंजर्विंग देम, we'll have to implement the strict legal frameworks, we'll have to promote the sustainable forest management, we'll have to involve the community engagement, right? तो यहाँ पे community engagement की बात आएगी. उसके साथ साथ यहाँ पे जब हम बात करते हैं, देखें कहाँ गई वो स्लाइड, ये रही. जब consequences हमने देख लिया तो वे फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, बट स्टिल चलो ठीक है, अब आप सीधा डिस्कस ही कर लें. strict implementation of the laws, then sustainable forest management,
देन स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रीफॉरेस्टेशन को इंसेंटिवाइज किया जाए, एफॉरेस्टेशन को इंसेंटिवाइज किया जाए, जैसे कि द नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एंड द ग्रीन इंडिया मिशन, जिसका मतलब और जिसका काम है भारत के अंदर ग्रीन कवर को इंक्रीज करना. दिस इज द नीड ऑफ द आवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. देन अब इस वे फॉरवर्ड के बाद हम आते हैं अगले भाग के ऊपर इस पूरे चैप्टर के, दैट इज पोल्यूशन. पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो पोल्यूशन आखिर है क्या, उसको देखने की कोशिश करते हैं. देखिए, सबसे पहले द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल, वी कॉल देम एज पोल्यूटेंट्स, टू द एनवायरनमेंट इज सर्टेनली गोइंग टू डिग्रेड और सर्टेनली गोइंग टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट. इसी को हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं. ये पोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन है, चाहे वो लाइट पोल्यूशन है या नॉइज पोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोल्यूशन है या प्लास्टिक पोल्यूशन है. मल्टीपल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर एग्जिस्टिंग because we are rendering waste, we are rendering pollutants in the atmosphere, in the environment at large scale, because the society has become consumptionist in nature these days. जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हम वेस्ट जनरेट करते हैं और उसी वेस्ट को हम डिस्पोज कर देते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर. when this waste is being disposed to this ecosystem, eventually it is going to degrade the ecosystem, pollute the ecosystem at large scale. This is something we need to take care of. Now, अब अगर हम देखें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 ये कहती है कि 131 कंट्रीज के अंदर इंडिया इज द 8th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री. और दिल्ली बिकम्स अगेन एंड अगेन एक अचीवमेंट है हमारा इसी रिपोर्ट के तहत कि हम हर साल मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं. 10 में से 9 सिटीज भारत की मोस्ट पोल्यूटेड कैटेगरीज में आती हैं, राइट. So we need to understand this part. Now, when it comes to the pollution, you can see the air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution. These are the different prospects. When we discharge some harmful substances in the air from the industrial emission, it will impact the air quality, right? And when it comes to the soil pollution, when we are using excessive amount of the fertilizers, we are using pesticides, we are doing the mining activities, we are disposing the industrial waste, then it is going to pollute the soil as well. Artificial sources of light from street lights, buildings, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए तो बिजली बहुत जरूरी है. एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इज द one of the indicator of human development even. But remember, there are certain animals जो कि nocturnal हैं, जो कि रात में काम कर रहे हैं. They are getting disturbed. Fishes are getting disturbed because of these light pollution, right? उनका circadian rhythm बढ़ता है, change होता है, sleep disorders आने लगे हैं, उनके wildlife का behavior has become altered. This is something which is cause of concern these days, right? But this aspect we will cover in detail in the next chapter of pollution. And next part that we are going to take care here is the climate change. And this is also one of the part of environment degradation. As we are observing, climate के अंदर जो changes हैं वो क्यों हो रहे हैं और ये climate change है क्या? सबसे पहली बात तो ये है, climate change का मतलब है alteration in the क्लाइमेट चेंज जो है इसका मतलब क्या है? ऑल्टरेशन इन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑल्टरेशन इन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. हाउ वी हैव एडेड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर नेचुरली बात करें तो 0.03% है, but we have increased this amount of carbon dioxide to 419 ppm, right? 0.0419% हमने कर दिया from 300 ppm to. So this is how we have altered the composition of atmosphere. When this composition of atmosphere is being altered, and this is largely attributed to anthropogenic activities.
This is being done by the anthropogenic activities only. That is why we call it as climate change. इसीलिए हम देखते हैं आजकल जो क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है. दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. इसके बाद यहां पे इसके इंपैक्ट क्या है? इसके इंपैक्ट क्या होगा जब आपने ऑल्टरेशन कर दिया कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को, तो प्रेसिपिटेशन पैटर्न विल चेंज. प्रेसिपिटेशन पैटर्न will change. One thing. Then temperature is going to increase. Increased temperature. Global warming is one of the prospect related to it. Right. तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि we have altered the composition of atmosphere. That is why climate change is taking place. अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं NOAA के मुताबिक हम वार्मेस्ट ईयर में जी रहे हैं, वार्मेस्ट ईयर्स में जी रहे हैं, राइट. दिस इज समथिंग विच इज वरिंग फॉर अस. देखो आप, 2023 वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड, NOAA, राइट. नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023, जिसने बताया कि हम वार्मेस्ट ईयर में जी रहे हैं. दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. इसको भी हम स्पेसिफिकली डील करेंगे. बट नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जहां पे हम सबसे पहले देखेंगे लैंड एंड सॉइल डिग्रेडेशन. क्योंकि जब हम एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की बात कर रहे थे तब उसमें 3-4 प्रोस्पेक्ट थे. वन वाज इन रिलेशन टू द डिफोरेस्टेशन, वी हैव सीन दैट. सेकंड वाज इन रिलेशन टू द क्लाइमेट चेंज, विल डील इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. थर्ड is the biodiversity loss that we have also seen in the previous classes. Now it comes to the land degradation or soil degradation, and it is something जिसके साथ बहुत सारी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे भी. जब लैंड डिग्रेडेशन की बात आती है, ये एक ऐसा रीजन है जहां पे आप लैंड डिग्रेडेशन या सॉइल डिग्रेडेशन की जब आप बात करेंगे तो इट इज द डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड हेल्थ ऑफ द सॉइल, often from the unsustainable management and unsustainable practices along with the environmental factors and human activities. Environment के factors, human activities के कारण अगर soil की health degrade होती है तो इसको वापस हम सेम वही प्रोसेस को चलते हैं. soil की health, और अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं soil की quality, soil quality अगर ये डिप्लीट होती है, डिग्रेड होती है, सोइल की क्वालिटी अगर ये डिग्रेड होती है, देन वी कैन से फॉर श्योर सोइल हेल्थ एंड सोइल क्वालिटी, इसका अगर डिटेरियोरेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है. क्यों? क्योंकि या तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, जैसे कि आपको मैंने बताया एक्सेसिव रेनफॉल हो गया या ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आ गई, या कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन इंटरवेंशंस, ह्यूमन इंटरवेंशन. इसके कारण जब डिग्रेड होता है सोइल की हेल्थ और सोइल की क्वालिटी में, देन इट इज टर्म्ड एज सोइल डिग्रेडेशन, देन वी कॉल इट एज लैंड डिग्रेडेशन. राइट. तो ये तो एक प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई इसको लेकर के. अब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF talks about this. About 25% of the total global land area has been degraded. ग्लोबल लैंड एरिया का 1/4 भाग डिग्रेड हो चुका है. सोइल डिग्रेडेशन सोइल की एबिलिटी को कम कर देता है कि वहां पे प्लांट की ग्रोथ हो सके, या वो वाटर को रिटेन कर सके, या कुछ एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर सके. तो सोइल डिग्रेडेशन इज द सबसेट ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द डिटेरियोरेशन ऑफ सोइल क्वालिटी. सो लैंड डिग्रेडेशन का ये एक सबसेट बनता है, जहां पे एक सबसेट बनता है जहां पे आप देखते हैं सोइल की क्वालिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, डिटेरियोरेट हो गई. और इसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होने का मतलब ये है कि ये प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगी, ये वाटर रिटेंशन या वाटर को रिटेन करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देगी, या जो इकोसिस्टम सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है
चाहे वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, वो भी नहीं कर पाएगी. Then it is termed as soil degradation, which is the part of land degradation. Right? Now, let's come back to this part, soil degradation and land degradation. जैसा कि बोला गया, soil degradation is the subset of the land degradation, reduction of the capacity of the soil to provide plants growth or goods and services. Focus specifically on the deterioration of the soil. Causes क्या है? अगर आप overgrazing कर देंगे, deforestation कर देंगे, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर करेंगे, आपकी जो फॉल्टी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज होंगी, और आप सॉइल को पोल्यूट करेंगे, वेस्ट डिस्पोजल करेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्पोजल करेंगे उस सॉइल के अंदर, देन दिस सॉइल विल गेट डिटेरियोरेटेड. राइट? अब देखो यहां पे, इसी को आप यहां पे क्लियर कर लेते हैं क्यों हो रहा है. कॉजेस के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला कॉज क्या आएगा? सबसे पहला कॉज सॉइल हेल्थ के लिए हम डिफोरेस्टेशन को मानेंगे. देन डिफोरेस्टेशन के बाद विल टॉक अबाउट ओवरग्रेजिंग. डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, देन we'll see this aspect related to industrial discharge. Faulty agricultural practices such as overuse of fertilizers and pesticides. This is one aspect we need to take care of, right? तो ये soil की degradation के लिए responsible होगा. अब इसके अंदर आपको impact क्या देखने को मिलेगा कि crop yield कम हो जाएगी, biodiversity कम हो जाएगी, deep desertification होने लगेगा, पानी पोल्यूट होने लगेगा, डस्ट स्टॉर्म्स आने लगेंगे, है ना, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा. अब इसका आंसर सेम है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, क्रॉप रोटेशन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को यूज करना, सही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को यूज करना, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, उसके साथ साथ यू कैन से द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के साथ साथ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, माइक्रो इरिगेशन, एंड मोर ओवर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर को रोकना. ये है ना ऐसी चीजें जिससे हम प्रिसीशन फार्मिंग के रूप में देखें, ताकि हम लैंड को, उस सॉइल को सस्टेनेबली यूटिलाइज करें. यस और नो? राइट. द नेक्स्ट पार्ट इज द लैंड डिग्रेडेशन. व्हेन इट कम्स टू द लैंड डिग्रेडेशन, परमानेंट और टेम्परेरी रिडक्शन और लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड. ये ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज को डील करता है, जहां पे सॉइल डिग्रेडेशन एक भाग है, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, सैलिनाइजेशन इसके कारण बनेंगे. सिमिलर है, बट उसके साथ साथ ये आप ये समझो ना, अर्बनाइजेशन हो रहा है तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड यूज का पैटर्न चेंज हो रहा है तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. सॉइल डिग्रेडेशन एक छोटा सा भाग है जहां पे सॉइल की क्वालिटी प्लांट को ग्रो करने के लिए खत्म हो रही है. बट यहां पे हम माइनिंग कर रहे हैं तो लैंड खराब कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि माइनिंग ना करें. एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ resources, unsustainable mining practices, what it will do is it will reduce the food security, it will create water scarcity, and it will increase the poverty, it will increase the hunger burden on the world, and loss of ecosystem services can be seen. So almost the things are almost the same, but yes, land degradation के अंदर you will also count the prospects related to the mining, prospects related to the urbanization, unsustainable urbanization and climate change. So this is being done. Now इसके बाद अगर हम बात करें, addressing this challenge will require the sustainable land management. Land use pattern को अच्छे से करना पड़ेगा. जो urbanization है उसको sustainable manner में लेके जाना पड़ेगा. जैसे कि अगर आप देखें, urbanization leads to the slumization in India now. So slumization होता है तो you encroach the land. When you encroach the land, drainage capability वहां पे choke हो जाती है. That is creating problem for the urban areas, urban floods, right? तो अर्बन गवर्नेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा. हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इनोवेशन का इस्तेमाल करके ये देखना पड़ेगा कि हाउ डेटा ड्रिवन, साइंटिफिक डेटा ड्रिवन अर्बन प्रोस्पेक्ट्स कैन बी केटर्ड, राइट? सो दिस इज द आइडिया हियर. नाउ अगर हम सॉइल डिग्रेडेशन के पार्ट देखते हैं,
क्योंकि इफ वी वांट टू इम्प्लीमेंट द इफेक्टिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज to protect soil resources and to promote sustainable land use practices, we need to understand the types of soil degradation. सबसे पहला, classified into different types based on process causing the degradation and severity. mild degradation है, light है, severe है, या कौन कौन से प्रोसेस हैं जो लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं. जैसे फिजिकल सॉइल डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें, it will be because of the soil erosion, right? कॉम्पैक्शन, आपने एक जगह पे हैवी ट्रैक्टर रोल आउट कर दिया, लैंड कॉम्पैक्ट हो गई, बेक हो गई, वो वहां पे रन ऑफ हो जाएगा बहुत जल्दी, है ना. उसके साथ साथ डिफोरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन, जिससे आप सोइल की स्ट्रक्चर, उसकी टेक्सचर और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं. केमिकल सॉइल डिग्रेडेशन, जहां पे आप फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ केमिकल सिंथेटिक केमिकल्स ऐड करते हैं, जिससे सॉइल सेलाइन हो जाती है, सॉइल के न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, उसकी जो पीएच लेवल है वो चेंज हो जाती है, या तो बहुत एसिडिक हो जाएगी या बहुत एल्कलाइन हो जाएगी. दैट इज द केमिकल सॉइल डिग्रेडेशन. बायोलॉजिकल सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसके अंदर होने वाली माइक्रोबियल एक्टिविटी है, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. अर्थवॉर्म्स हो गया, फार्मर्स फ्रेंड, माइक्रोबियल एक्टिविटीज, ये सारे डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस, इन सब का खत्म होना इज द बायोलॉजिकल सॉइल डिग्रेडेशन. ये क्यों होगा? वही सेम कारण है, कारण सेम है, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, मोनोकल्चर, केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर. देन इकोलॉजिकल, कि सॉइल प्लांट का जो इंटरेक्शन है, सॉइल फूड वेब है, और जो उसके इकोसिस्टम प्रोसेसेस हैं, उन सबको खत्म कर देना, क्योंकि आपने लैंड यूज पैटर्न चेंज कर दिया, आपने हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर दिया, वहां पे इन्वेजिव स्पीशीज आने लग गई, तो उससे ये खत्म हो जाएगा, है ना. सो इन सबके कारण आपको ये देखने को मिला कि यस, देयर आर कंसीक्वेंसेस, फूड सिक्योरिटी विल लार्जली बी एट थ्रेट. जो सॉइल है, उसकी क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है, वो कम हो जाएगा. उसके साथ साथ उस सॉइल के साथ जो वाटर परकुलेट करने की जो क्षमता थी वो भी खत्म हो जाएगी, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, सॉइल सेलाइन हो जाएगी, है ना. और उसके साथ कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में देखें, सरफेस रन ऑफ होने लगेगा, फर्टिलिटी खत्म हो गई, न्यूट्रिएंट लेवल खराब हो गया, उसके साथ टॉक्सिसिटी हो गई प्लांट्स की, देन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट उसका खत्म हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया. दिस इज समथिंग वी कॉल एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द soil, consequence of the soil degradation. On the other hand, when it comes to the on the basis of severity, you can see on the basis of severity we can see light, moderate, strong, extreme. Agar terrain has somewhat reduced the agricultural suitability but is suitable for use in local farming system, abhi suitable hai local farming system ke liye, but restoration to full productivity is possible through modifications. Moderate में greatly reduce the agricultural productivity but is still suitable for the local farming and can be reduced to the, अब इसको थोड़ा सा ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट चाहिए, यहां पे मॉडरेट मैनेजमेंट चाहिए, यहां पे आपको मेजर इंप्रूवमेंट चाहिए. यहां पे अब आप देख रहोगे कि नॉन रिक्लेमेबल हो गई है फार्म लेवल, और बहुत सारी इंजीनियरिंग वर्क्स आर रिक्वायर्ड टू रिगेन दिस टेरेन रिफॉरेस्टेशन. जबकि अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे देखोगे तो इट विल बी अनरिक्लेमेबल, अब ये कुछ नहीं हो सकता, कहानी खत्म, डन डस्टेड हो गई है चीज, राइट. देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे लैंड डिग्रेडेशन क्या है, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इट सेज 2015 से 2025 के बीच में वर्ल्ड हैव लॉस्ट 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लैंड ईच ईयर. सो लैंड डिग्रेडेशन के अंदर आप ये बात मान के चलें कि वहां की सॉइल की जो क्वालिटी है, वहां की सॉइल जो है जो कि प्लांट को ग्रो करा सकती है, वो खत्म हो गई है, उसकी वाटर को रिटेन करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई, बायो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, वो इकोसिस्टम सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे थे वो खत्म हो गई. दैट हैज बिकम मोर टॉक्सिक इन नेचर. दिस इज समथिंग वी कॉल एज द लैंड डिग्रेडेशन, right. And here meanwhile the sub-Saharan Africa, सहारा के अंदर
ऐसा रीजन है जहां पे लार्ज स्केल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन देखा जा रहा है, और ये यूएनसीसीडी की रिपोर्ट भी कहती है। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, and this initiative we call as Great Green Wall Initiative. I'll come back to this region, right? Land degradation within dryland regions, ऐसी लैंड जहां पे ज्यादा बारिश नहीं है, एरिड और सेमी एरिड लैंड है, is termed as desertification. अगर ऐसी लैंड जो कि ऑलरेडी एरिड, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड लैंड है, उसका भी डिग्रेडेशन हो गया, तो उसे हम डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। अराउंड 100 मिलियन हेक्टेयर्स of India's total geographical area underwent land degradation during 2018-19 according to the Land Degradation Atlas. This is what the major problem is, and it has far-reaching impacts. तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं भारत के अंदर ये जो मैप है जिसके अंदर पूरा शो किया गया है कि एक्सट्रीमली वाटर इरोजन हो जाएगा, उसके साथ साथ सॉइल विल बिकम एसिडिक, देन the wind will become an agent to erode the soil, excessively saline hone लगेंगी soils. These are the impact of the land degradation in India, right? So now let's come back to the other aspect, जहां पे हम बात करते हैं कि मेथड क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम इस लैंड डिग्रेडेशन को, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको रिक्लेम कर सकते हैं। देखिए, टेरेसिंग एंड कॉन्टरिंग, देखो हम लेवल प्लेटफॉर्म्स पे क्या करें, स्टीप स्लोप्स जहां पे हैं वहां पे टेरेस कल्टीवेशन किया जाए ताकि सीधी सॉइल नीचे बह के रन ऑफ में ना आ जाए, वो एक स्टेप पे आके एक्यूमुलेट हो। एफॉरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इज द अनदर एस्पेक्ट, जहां पे आप देखेंगे कि जब तक आप ज्यादा पेड़ लगाते रहेंगे, that will bind the soil, it will give you the prospects related to the soil conservation. Agroforestry में जब आप agricultural activities कर रहे हैं, you are growing trees simultaneously. These trees are going to give you the extra benefit as well. This agroforestry is nothing but the part of integrated farming system. The part of integrated farming system as well, right? ये जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उस या जो फार्मर्स हैं, उनकी इनकम अपॉर्चुनिटी को भी, इनकम डाइवर्सिफाई भी करेगा, डाइवर्सिफिकेशन में भी मदद करेगा, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, जैसे कि आप जीरो टिलेज फार्मिंग, मल्चिंग करें, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, these are the practices that we need to adopt to ensure soil degradation is stopped in India. Then again आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, बायो इंजीनियरिंग एंड सोइल स्टेबलाइजेशन। बायो इंजीनियरिंग टेक्निक जिसमें आप क्या करते हैं, कुछ श्रब्स, कुछ ग्रासेस, कुछ प्लांट्स, इनको ग्रो करें ताकि आपको ये पता लगे कि जो स्लोप्स हैं उनको स्टेबलाइज किया जा सके और जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं उनको रिहेबिलिटेट, वहां पे रिहेबिलिटेशन हो सके। दिस इज रिक्वायर्ड, राइट? तो इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखो, ह्यूमन फैक्टर्स, डेमोग्राफिक, सोशियो पॉलिटिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल, अगर सब देखें तो ये सारा एक चार्ट है जो बताता है ओवरग्रेजिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रॉप एरिया, जिसकी वजह से वेजिटेशन कवर रिड्यूस हुआ, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हुआ। अगर लार्ज स्केल पे होगा तो सेलिनाइजेशन हो गया, लार्ज स्केल पे इरिगेशन यूज किया तो सॉइल सेलिनिटी आ गई, जिससे बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम हुई और पॉवर्टी ट्रैप आ गया। कुछ क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट, उससे भी पॉवर्टी आएगी। और कुछ इंप्रूव्ड, अब इसमें आप देखेंगे ना, अगर इंप्रूव्ड क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन होगा तो स्मॉल स्केल इरिगेशन होगा तो सेलिनाइजेशन का रिस्क कम होगा और ह्यूमन वेलबींग इंप्रूव होगा। तो इसके दो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं कि दोनों के दोनों पार्ट्स में आप देख सकते हैं कि कैसे हम लैंड डिग्रेडेशन के इंपैक्ट के रूप में पॉवर्टी देखते हैं और लैंड कंजर्वेशन के इंपैक्ट में इंप्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग देखते हैं, राइट? वी डू नॉट वांट हेल्दी ह्यूमंस, वी वांट वेलबींग। हेल्दी मतलब आप डिजीज से मुक्त हो, वेलबींग मतलब आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जो बॉडी है दैट इज इन अ गुड शेप। दिस इज समथिंग ऑफ ह्यूमन वेलबींग, राइट? नाउ as I mentioned in the past, we talk about the Great Green Wall Initiative of Africa,
and this is also being done in India as well. From Panipat to the Gujarat, we are creating a living structure in the form of the forest, in the form of trees, and this is something we call as Great Green Initiative, Great Green Wall Initiative, जो कि एक मैसिव प्रोजेक्ट है जो कि मल्टीपल कंट्रीज अफ्रीका के अंदर चल रहा है, जहां पे अफ्रीका का अगर आप ये वाला भाग देखेंगे, just below the Saharan region, this is Sahara Desert, and this region is something we call as the Sahel region. This Sahel region is the most poor region of the world. Large scale of poverty is existing here because of the aridity in these regions, right? So this is something we need to understand. Land degradation, it will involve the planting of the trees and vegetation across the continent, right? ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि जैसे जैसे ट्रीज लगाएंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि yes, these trees are going to create a big prospect to conserve the soil. सोइल को कंजर्व करना है तो हमें इनको एफॉरेस्टेशन के प्रोस्पेक्ट्स में हैंडल करना ही पड़ेगा. एंड इट इज मूविंग फ्रॉम सेनेगल in the west to Djibouti in the east, complete west to east का region है that will be covered here. The project not only contributes to the reversing desertification but also helps the mitigating change, climate change के impacts को भी mitigate करेगा, right? So you can see here the Senegal, Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Ethiopia, Eritrea, Sudan, Djibouti, these all are the nations which will be covered here. And on the other hand, on the similar lines, we are also having this Green Wall initiative where we are trying to plant the living structure from Panipat in Haryana to Gujarat, right? That is also on the same lines that we want to reduce the desertification, we want to reduce the impact of the soil degradation and the land degradation caused by various climate changing prospects, right? Now let's come back to the one concept we call as sustainable land management or soil management. देखें, जब sustainable land management की बात करते हैं तो it is based on certain principles. The principle says conservation. क्योंकि आप देखें soil को बनने में बहुत वक्त लगता है, so we always say prevention is better than cure. We need to conserve them first. Curing comes later on, क्योंकि एक soil को बनने में लाखों साल लग गए. Conservation, implementing measures to conserve the soil resources, ताकि हम soil erosion को, degradation को और उसकी fertility को रोक पाएं. इसके अंदर कुछ words हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई देने चाहिए. That is zero tillage farming. Zero tillage farming or we can say mulching. जीरो टिलेज फार्मिंग का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो ये समझें टिलेज क्या है. टिलिंग का मतलब है यू आर मैकेनिकली स्टीयरिंग द लैंड. जब आप कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं तब उसके अंदर आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग करनी पड़ती है. आप नीचे की सोइल को ऊपर और ऊपर की सोइल को नीचे लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस मशीनरीज, राइट. तब इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपका पहले रेजिड्यू था उस रेजिड्यू को आप कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं. But the idea here is do not play with the soil. Do not just disturb the soil at any extent. Now, let's say if I have grown a crop and post harvesting, it has given you the residue. उसका एक residue बच गया. उस residue को वहां पड़ा रहने दें ताकि वो water को retain करे, ताकि वो जब खुद decompose होगा तो soil के अंदर fertility add करे और उसके अंदर उस residue के अंदर पिछली crop का कुछ रेजिडुअल मॉइस्चर भी तो होगा, वो भी सॉइल को मिलेगा. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट द एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, जिससे सॉइल की सैलिनिटी नहीं आएगी, सॉइल डिग्रेड नहीं होगी. एंड इसी को आप मल्चिंग और जीरो टिलेज फार्मिंग से देख सकते हैं. आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को लेके आए. ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यू आर नॉट यूजिंग द सिंथेटिक फर्टिलाइजर. देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट गिवन बाय सुभाष पालेकर, वी कॉल इट एज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. Right, utilize it. We can use agroforestry or integrated farming system. These all are the prospects to conserve the soil. This is for the conservation, right? Now, second is the improving soil health. अब अगर conserve नहीं कर पाए तो second state पे हम क्या करेंगे? Soil की structure, उसकी fertility, उसकी health, उसके nutrient cycling, उसका electrical conductivity, उसका pH, उसके nutrients,
इन सब को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. These practices will replenish the soil organic matter, उसकी स्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा और बेनिफिट को प्रमोट करेगा इन दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब आगे बढ़ते हैं. फिर थर्ड इज वाटर मैनेजमेंट, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर. अरे मैक्रो इरिगेशन से माइक्रो इरिगेशन की ओर जाए ना, माइक्रो इरिगेशन करें, सरफेस रन ऑफ को कम करें, राइट. ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग की ओर जाएं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एग्रोफोरेस्ट्री मैं आपको बता चुका हूं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मोनोक्रॉपिंग को बंद करें, मोनोकल्चर को खत्म करें, कम्युनिटी एंगेजमेंट, क्योंकि जब तक लास्टली ये नहीं होगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. बिकॉज सर्टेन चेंजेस आर टू बी डन एट कम्युनिटी लेवल एंड इंडिविजुअल चेंजेस जो होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप कुछ करने लगेंगे द इम्पैक्ट वुड बी वेरी स्लो. So the entire community will participate to conserve the soil, to conserve the land here. This is the idea. Then let's come to the another case study of China's Kuduki Desert. The greening of China's Kuduki Desert is a remarkable example of the success story of the desert reclamation, spanning over 6,000 square kilometers in the Inner Mongolia autonomous region. This desert was once plagued by the desertification, sandstorms, land degradation. But यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी अप्रोचेस अपनाई, जैसे कि एफोरेस्टेशन किया, इन्होंने सस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिसेस को इंप्रूव किया और उसके साथ साथ प्रमोट किया. सैंड फिक्सेशन, वाटर का बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन करना, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, वाटर को कंजर्व करना, हार्वेस्टिंग करना और उसके साथ साथ ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन को प्रमोट करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना, विंड ब्रेक्स लगाने. These are the ideas that was being done and implemented here, and with this they have reclaimed over the 6,000 square kilometer of area and they made this desert into a greening aspect, right? So अब हम अगर बात करें तो लैंड एंड एक और कॉन्सेप्ट आता है. That concept is given by United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD, the Land Degradation Neutrality, LDN. This neutrality is a concept that aims to achieve balance between land degradation and land reclamation or conservation efforts. मतलब क्या है कि हम जिस रेट से लैंड डिग्रेड हो रही है उसी रेट से अगर हम या उससे ज्यादा रेट से अगर हम लैंड को कंजर्व करेंगे या अपने कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाएंगे तब भी हम न्यूट्रलिटी पे पहुंच पाएंगे. दो लोग लैंड डिग्रेड कर रहे हैं, दो कंजर्व भी कर रहे हैं ना, तब भी हम न्यूट्रल हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंजर्वेशन एफर्ट्स आर कंपैरेटिवली लेसर देन द लैंड डिग्रेडेशन प्रोस्पेक्ट्स, देन इट विल बी हार्मफुल फॉर द एंटायर इकोसिस्टम. इट इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटिंग मेजर्स टू प्रिवेंट, halt or reverse land degradation while also restoring and rehabilitating degraded lands. So इसके के अंदर क्या आएगा, हम ऐसे मेजर्स को इंप्लीमेंट करें जो कि या तो रोक दे या रिवर्स कर दे लैंड डिग्रेडेशन को, या ये कैसे किया जाएगा, ताकि हम कैसे किया जाएगा, रिहेबिलिटेटिंग द डिग्रेडेड लैंड्स, उनको रिस्टोर करें ताकि उनकी ओवरऑल अमाउंट और क्वालिटी को क्या किया जा सके, स्टेबल किया जा सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. LDN टारगेट्स आर सेट एट नेशनल और सब नेशनल लेवल. हर देश को टारगेट दिए गए हैं और वो नेशनल और सब नेशनल लेवल पे टारगेट को अचीव करने के लिए बोला गया है. ठीक है. अब ये ब्रॉडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है. यूएनसीसीडी का एक एस्पेक्ट आपको बता देता हूं. 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुआ तब उस समिट से 3 कन्वेंशन निकल के सामने आते हैं. One is the United Nations Framework Convention on Climate Change. Second is the United Nations Convention for Biological Diversity on biological diversity. And third is United Nations Convention to Combat Desertification. UNCCD is the result or the outcome of the Rio Earth Summit held in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil. And the entire world participated in that particular summit. That is why it is termed as an Earth Summit. So here, as of 2023, 197 countries are the parties to UNCCD, which is covering around 90% of the world's land mass. An estimated 2 billion hectares of the productive land are degraded, impacting over 3.2 billion people. This is the UNCCD 23-21 report.
वेयर दे से कि हम एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी क्रिएट करना चाहते हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन को, डेजर्टिफिकेशन को रोके। अब आपको यहां पे एक चीज समझनी पड़ेगी। आपने समझा कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि सोइल का क्वालिटी खराब हो जाना, वहां पे जो अर्बनाइजेशन के कारण, डेजर्टिफिकेशन, अर्बनाइजेशन के कारण उस लैंड की क्वालिटी का खराब हो जाना, और उस लैंड यूज पैटर्न के चेंज होने के कारण the quality of that land is getting deteriorated. That is something we call as land degradation. But now if this land degradation is happening to the arid, semi-arid or sub-humid region, arid, semi-arid और sub-humid region पे अगर ये land degradation होगा तो इसे हम desertification की संज्ञा देते हैं। That is given by the United Nations Convention to Combat Desertification. एंड इससे ही आपने देखा कि वर्ल्ड का बहुत सारा लैंड मास जो कि 2 बिलियन हेक्टेयर का प्रोडक्टिव लैंड जो है वो क्या हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 3.25 बिलियन लोगों को प्रभावित कर चुका है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ यूएनसीसीडी। अगर हम यहां पे बात करें ग्लोबल पॉलिसी रिस्पॉन्सेज टू द लैंड और सॉइल डिग्रेडेशन, तो सबसे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए। उन एसडीजीज के अंदर हमने टारगेट रखे हुए हैं कि हम लैंड को डिग्रेड होने से रोकेंगे, और दिस इज गोइंग टू इंक्लूड द लैंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, जिसकी हमने बात की है। उसके बाद अगला भाग हम यहां पे देखें तो पेरिस एग्रीमेंट, जहां पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज को के अंदर क्लाइमेट चेंज का भाग देखा गया। वो भी ये चाहता है कि हम सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एनहेंस करें, कि सॉइल के अंदर ये क्षमता बढ़े कि वो कार्बन को सिंक करे और उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट मिटिगेट हो सके। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ये मैंने आपको बता दिया। रियो समिट, आई हैव डिस्कस्ड विद यू। देन REDD प्लस, ये बात हम बहुत डिटेल में क्लाइमेट चेंज के अंदर करेंगे, जहां पे हम एफोरेस्टेशन की बात करते हैं, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जहां पे वर्ल्ड बैंक स्टडीज कहती हैं दीज प्रोजेक्ट्स विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशन रेट, क्योंकि इसके अंदर REDD एंड REDD प्लस, ये जो दो प्रैक्टिसेस हैं, दे आर ऑलमोस्ट इन कॉन्सोनेंस विद द एफोरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, जहां पे 141 कंट्रीज ने कमिटमेंट किया कि हम लॉस ऑफ फॉरेस्ट को रोकेंगे, लैंड डिग्रेडेशन को रोकेंगे बाय 2030 बाय आवर रिस्टोरेशन एफर्ट्स। इंडिया के अंदर भी हम ग्रीन इंडिया मिशन, वी हैव द ग्रीन इंडिया मिशन विद व्हिच वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं, परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर हम बढ़े। डब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, सेम, launched in 2015 for promoting the climate smart agriculture, climate resilient agriculture. Then you will see the national mission on sustainable agriculture, जहां पे हम मिलेट्स की बात करेंगे, जहां पे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे, जहां पे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे, नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे। 2020 रिपोर्ट says National Center for Organic Farming shows 17.45% increase in the certified organic land area in India between this period of 2015 to 21-22. Sikkim has become the first organic state of India, right? ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, बट उसके साथ साथ आप सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी लेके आए। जब आप सोइल की हेल्थ को, सोइल के 12 पैरामीटर्स को इंप्रूव करने के लिए एपीएमसी के माध्यम से किसानों को सोइल हेल्थ कार्ड हर 2 साल में एक बार प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसान उसके अकॉर्डिंग अपने सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स का बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन कर सके। देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एंड नेक्स्ट पार्ट हियर इज इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये जो भाग है, इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी आप देखेंगे, जहां पे आप 200 मिलियन हेक्टेयर लैंड को इसके अंदर कवर करते हैं, जहां पे आप नेचर बेस्ड सॉल्यूशन से, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन यानी कि एफोरेस्टेशन से वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर रिवाइविंग एंड रीजुविनेटिंग द टैंक्स। आप जो पुराने टैंक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनको रीजुविनेट कर रहे हैं। आप जो वेटलैंड्स खराब हुए उन्हें वापस क्या कर रहे हैं, रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। देन यहां पे भी चैलेंजेस हर जगह आपको दिखेंगे,
हम सस्टेनेबल लैंड यूज पैटर्न को, प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एग्रो फॉरेस्ट्री हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, बार बार सेम बात लिखी गई है, इसीलिए आई एम जस्ट स्क्रिबलिंग ओवर दीज थिंग्स, राइट। पोल्यूशन कंट्रोल के साथ साथ हमें एजुकेशन और अवेयरनेस की आवश्यकता है, एंड देन फॉर दिस वी नीड द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जो बेस्ट वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मैंने आपको चाइना का केस स्टडी बताया, इफ वील कोलैबोरेट, विल शेयर नॉलेज, राइट, विद दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं प्रैक्टिसेस को भारत में अप्लाई करके हम यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक ग्लोबल लेवल तक लेके जा सकते हैं, और उसके साथ साथ लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। फाइनली अगर हम बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिवर एंड वाटर कंजर्वेशन, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। देन यू विल सी द प्रोजेक्ट वी कॉल एज एलईडी प्रोजेक्ट, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने बोला कि हम इतने एलईडी बल्ब्स, एलईडी प्रोजेक्ट एनुअल एनर्जी सेविंग के साथ, एनुअल एनर्जी सेविंग जो करते हैं, इसमें आप भारत का एक उजाला स्कीम है वो भी देखेंगे। फर्टिलाइजर यूज को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सो दीज ऑल आर दी मेजर मेजर्स जहां पे आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ दिस इज द लास्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू केटर इज द पीएम प्रणाम, जहां पे ये रिपोर्ट कहती है कि इनिशियल स्टेजेस में स्कीम हैज द पोटेंशियल टू एनकरेज बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज, ताकि हम केमिकल फर्टिलाइजर पे अपने रिलायंस को कम कर सकें और सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव कर सकें। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के साथ साथ वी हैव क्रिएटेड वन मोर बॉडी, वी कॉल इट एज कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, विद विच we can entirely control the discharge of these excessive harmful substances to the environment, and moreover we can also, हम उस कंडीशन में पहुंचेंगे कि जो नेचर ने हमें इतने सारे रिसोर्सेज दिए, उन रिसोर्सेज का हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें, उनका एक सस्टेनेबल यूज हो, और उस सस्टेनेबल यूज के साथ साथ इस लाइफ के सर्वाइवल, परपेचुएशन और आने वाली जनरेशन के लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटी हो उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की जितनी अपॉर्चुनिटीज आज हमारे पास हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द एनवायरमेंट पोल्यूशन। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय बाय।